गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम्स के टाइप्स पढ़ चुके थे, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, सुना हुआ। आज हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि जो सिस्टम से कितनी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सो स्टूडेंट, जो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। हम लिख लेते हैं एक्सटेंसिव और दूसरा क्या है, इंटेंसिव। इस सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। कल हम टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका प्रकार, उसका टाइप्स। ठीक, तो आइए पहले हम जानते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी किससे कहते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पहले समझते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की वह प्रॉपर्टी जो सिस्टम के क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। समझ रहे हैं आप, उसके क्वांटिटी पे, उसकी मात्रा पे, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हुआ, ठीक, मास, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को ई से और यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी, जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। ठीक है, हम एक कोई स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि नहीं ये वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो क्यों, कैसे उसे समझेंगे। ठीक है, पहले मैं जस्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ। उसके बाद इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, तो द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, विच डज नॉट डिपेंड द क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम की वह प्रॉपर्टी जो सिस्टम की क्वांटिटी, उसकी मात्रा पर डिपेंड न करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए इंटेंसिव मतलब आप समझते हैं, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, जो क्वांटिटी पर इंडिपेंडेंट हो, उस पर डिपेंड न करे, उसे हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल में, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस टेंशन, टेंशन प्रेशर, ठीक है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशंस, मैं बोल सकता हूँ ऑल कंसंट्रेशन टर्म, ऑल कंसंट्रेशन टर्म लाइक, जैसे कि मोलरिटी हुआ, नॉर्मलिटी हुआ, मोल फ्रैक्शन हुआ। ठीक, ये सभी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड आल्सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पर हीट कैपेसिटी है, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं लिखा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद की सोल्यूशन का पीएच भी, ये सभी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सभी सिस्टम की क्वांटिटी, उसके मात्रा पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं सबको स्टेप बाय स्टेप समझता हूँ, तो पहले आइए हम समझते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ और इधर लिख के समझाऊंगा कि इसे कहते हैं। ठीक है, तो या फिर आप लोगों को विजुअल यहाँ पर जो मैं यहाँ पर भी समझा सकता हूँ, उसको ऐसे ही रख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइन दे देता हूँ और यहीं पे समझाता हूँ यहाँ। ठीक है,
सो वॉल्यूम कैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे देखिए, मान लीजिए मेरे पास 2 ग्लास है, एक ग्लास में 1 लीटर वाटर है और दूसरे ग्लास में भी 1 लीटर वाटर है। अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो कितने लीटर वाटर होगा? 2 लीटर होगा। वॉल्यूम 2 लीटर हो गया ना। 1 लीटर का एक लीटर वाटर है और 1 लीटर और वाटर है, दोनों का ऐड किया तो क्या हुआ? 2 लीटर। तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड किया ना, तो इसलिए वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अरे मैं 1 लीटर अब प्लस 1 लीटर लिखूं तो 2 लीटर होगा। ऐसा तो नहीं ना कि 1 लीटर प्लस 1 लीटर किया तो 1 लीटर हुआ, ऐसा तो नहीं ना है। तो इसलिए इसके क्वांटिटी पर जब डिपेंड कर गया तो ये क्या हुआ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। उसी तरह मास को देख लीजिए, मास क्या है? मान लीजिए कि 1 kg है, 1 kg है, ऐड करेंगे 2 kg हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि 1 kg और 1 kg ऐड किए तो 1 kg ही रह गया। वैसे तो मान लीजिए प्याज लेने गए, 1 kg प्याज रखे, फिर 1 kg रखे और 1 kg हुआ तो दुकानदार की तो फिर हो गई। तो भी क्या है? मास भी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो भी किस पर डिपेंड करता है? क्वांटिटी पर। जैसे 1 kg ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2 kg। ठीक। सिमिलरली अब ये इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी गिव्स एनर्जी आप लोगों के लिए क्या है? एक नया वर्ड है, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही होते हैं किसी सिस्टम के। तो ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है ये मैं आगे बहुत कंसाइज वे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पर बस आप इतना जान लीजिए कि इंटरनल एनर्जी हो या फिर ये एंथैल्पी या गिव्स एनर्जी, ये भी क्या होते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही होती हैं। ये भी सिस्टम के क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। अभी कैसे डिपेंड करते हैं ये आगे मैं पहले से जानने के पहले हम पहले बताएंगे कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है, तब आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसे नहीं बताऊंगा, बस इतना जान लीजिए कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। आगे एक एक को एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये कैसे जानेंगे? जैसे मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए कोई एक बॉडी है। पहले आप जान लें कि हीट कैपेसिटी कहते किसे हैं। तो किसी भी सिस्टम की 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितने हीट की हमें आवश्यकता होती है ना, उससे हम उस सिस्टम की हीट कैपेसिटी कहते हैं। समझे आप लोग? मेरे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए हमें जितने हीट की आवश्यकता होती है ना, उस हीट को हम उस बॉडी का हीट कैपेसिटी कहते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक 1 kg का कोई कुछ भी मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई इतनी बड़ा सिस्टम है, कोई बॉडी है, उसे हमें इंक्रीज करने के लिए कुछ हीट की आवश्यकता होगी। तो क्या इतना बड़ा बॉडी रहेगा उसको भी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए उतना हीट की आवश्यकता होगी? नहीं। मतलब बॉडी बढ़ी तो हीट रिक्वायरमेंट भी बढ़ गया। समझे आप लोग? तो मतलब ये भी किस पर डिपेंड हो गया? क्वांटिटी पर डिपेंड किया कि नहीं किया? समझ आप लोग? मैंने ये कहा कि एक छोटी बॉडी ले लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कीजिए, और एक बड़ी बॉडी लीजिए, उसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कीजिए। तो क्या दोनों के लिए हीट रिक्वायरमेंट सेम होगा? नहीं। उसके लिए क्या होगा? अलग अलग हीट की आवश्यकता होगी। छोटी बॉडी है तो उसे कम हीट में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। बड़ी बॉडी है तो उसको थोड़ा ज़्यादा हीट चाहिए टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी किस पर डिपेंड कर गया? क्वांटिटी पर डिपेंड कर गया। जब ये क्वांटिटी पर डिपेंड कर गया तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझे आप लोग? कि जब होप आप लोग समझ गए होंगे, इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब मैं कैसे इरेज करूँ जिससे हम समझे? इसे मैं अब इरेज कर देता हूँ। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। मतलब क्वांटिटी पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और इसे भी क्लियर कर देता हूँ। अब हम समझते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम की क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे, उसे हम क्या कहेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल है, अब हम सबको बारी बारी समझते हैं कि कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो क्यों है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है? तो मान लीजिए कि वही मेरे पास 1 गिलास वाटर है, 2 गिलास वाटर है। ठीक है,
एक ग्लास जो वाटर है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे ग्लास में जो वाटर है उसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। अब दोनों को हम मिक्स कर दें तो टेम्परेचर क्या 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? सोचिए, नहीं होगा। अगर 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर अब प्लस 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर ऐड करेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि 10 डिग्री सेल्सियस हम वाटर और 10 डिग्री सेल्सियस को दूसरा वाटर मिक्स कर दें तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर ऐसा पॉसिबल, मान लीजिए कि ऐसा पॉसिबल होता तो मान लीजिए सर्दी के मौसम में हम तो ऐसे वाटर को ऐड करके अपने साथ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करके वाटर से नहा लेते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, सिमिलरली प्रेशर भी वही है। ठीक है, प्रेशर भी दो डिफरेंट गैस में या कुछ भी, मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर उसका डिफरेंट प्रेशर है तो उसका भी क्या होगा, वो भी डिफरेंट होगा, तो उसका भी प्रेशर सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि 1 atm प्रेशर अगर दो सिस्टम को ऐड किए तो वो 2 atm हो जाएगा, वो भी प्रेशर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक, अब सरफेस टेंशन को समझते हैं। सरफेस टेंशन कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक, उसे समझते हैं कैसे। तो सरफेस टेंशन कहते किसे, पहले ये जानते कोई भी वाटर है या फिर कोई भी लिक्विड, तो उसके सरफेस के मॉलिक्यूल पर जो अट्रैक्शंस ऑफ फोर्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स ऊपर के उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स के जो सरफेस है ना वो श्रिंक होना चाहते हैं, तो उस फोर्स को जो होता है ना उसी को हम कहते हैं उस लिक्विड का सरफेस टेंशन। समझ रहे हैं आप। तो मान लीजिए कि मेरे पास वाटर ही है, वाटर एग्जाम्पल सिंपल ले रहा हूँ, लिक्विड। ठीक, तो मेरे पास वाटर है। अब मान लीजिए कि 1 ग्लास या फिर 1 बॉकेट भी मान सकते हैं, 2 बॉकेट है, दोनों में वाटर भरा हुआ है। एक वाटर का सरफेस टेंशन x मान लेते हैं और दूसरा का भी x ही मान लेते हैं, y भी मान सकते हैं, समझने के लिए मान रहा हूँ x ही मान लेते हैं, क्योंकि दोनों में एग्जाम्पल वाटर ही लिया हूँ, इसलिए दोनों का सरफेस टेंशन मैंने मान लिया कि ये x है। अब दोनों वाटर को यदि हम मिला दें तो क्या उसका सरफेस टेंशन 2x हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद उसका सरफेस टेंशन कितना रहेगा, x ही रहेगा। अगर ऐसा पॉसिबल होता है कि मिलाने के बाद सरफेस टेंशन बढ़ जाता तो हम लोग पानी को दौड़ते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कि इंसेक्ट वगैरह होते हैं जो पानी पर क्या होते हैं, दौड़ते रहते हैं। ठीक है, उनका वेट कम है, सरफेस टेंशन के बेस पर उनका वेट कम, वो दौड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर ऐसे सरफेस टेंशन बढ़ता जाता तो हम लोग का भी वेट वो बैलेंस कर लेता, हम लोग भी दौड़ जाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सरफेस टेंशन भी क्या है, क्वांटिटी पर ये भी डिपेंड नहीं करता है। आप 1 बकेट का, आप 1000 बकेट का पानी मिला दिए, सरफेस टेंशन वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो वो भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं किया, तो वो भी क्या हुआ, इंटेंसिव हुआ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ सिस्टम का। अब विस्कोसिटी क्या है, पहले समझ लेते हैं विस्कोसिटी होता क्या है। मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए वाटर है और आप हनी, ठीक, शहद इशू करते हैं तो शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो विस्कोसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो फ्लूइड होते हैं ना, तो उनके बीच के जो लेयर्स होते हैं ना, उसके बीच के लेयर से क्या होता है ना कि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, उसको जो फ्रिक्शंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा फ्रिक्शंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, विस्कस होगा। आप सोचिए कि मान लीजिए कि वही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 1 लीटर अगर शहद है, आप दोनों को मिला दिए तो क्या वो शहद, वो हनी और बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो उसका विस्कोसिटी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं किया। तो विस्कोसिटी भी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, जो डेंसर मीडियम होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे लाइट पास होती है तो उसमें लाइट का जो स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक क्या है, सिस्टम का इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होता है। उसके बाद डेंसिटी, आप लोग इसके बेस पर भी समझ सकते हैं कि डेंसिटी भी क्या है, ये भी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही है। उसके बाद कंसंट्रेशन समझ लेते हैं। ठीक, कंसंट्रेशन जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन कुछ भी है, मान लीजिए x मोल पर लीटर है, x मोल पर लीटर है। ठीक है, तो क्या
यदि जैसे मान लीजिए कि यक्स मोल पर लीटर एक सोल्यूशन है और एक दूसरा सोल्यूशन है वो भी क्या है यक्स मोल पर लीटर है, ठीक है। दो सोल्यूशन है, एक यक्स मोल पर लीटर, दूसरा भी यक्स मोल पर लीटर ही है। अब दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या उसका कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा? ऐसा भी नहीं होता। ये भी क्या होगा, मिलाने के बाद भी यक्स मोल पर लीटर ही होगा। इसलिए ये भी क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यदि सही समझ में नहीं तो फिर दूसरा एग्जाम्पल एक समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें सोल्यूशन रखा हुआ है। मान लेते हैं कि यक्स मोल पर लीटर सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन को मैं दो दूसरे गिलास में आधा आधा कर दूँ, ठीक है। 2 गिलास लिया, इसमें आधा डाला, इसमें आधा डाला, तो क्या ऐसा कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा? क्या नहीं होगा। अगर इसमें आधा आधा डाल भी देना, हाफ हाफ इसमें करके डाल भी देना, तो भी इसका जो कंसंट्रेशन होगा यहाँ भी यक्स मोल पर लीटर ही होगा, और यहाँ भी जो सोल्यूशन होगा वो भी यक्स मोल पर लीटर ही होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं किया। अरे इसमें से एक चम्मच भी उठा लेंगे तो एक चम्मच का या फिर नीचे जो बचा हुआ है ना, तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें से हम हाफ कर दे या फिर उसमें उसी मोल कंसंट्रेशन का डाल दे तो वो उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समझे आप लोग? तो कंसंट्रेशन भी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होता है। उसके बाद जितने भी ऑल कंसंट्रेशन टर्म जैसे कि मोलरिटी हुआ, मोल फ्रैक्शन या नॉर्मलिटी, वो कुछ भी है वो भी क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होते हैं कि सिस्टम के, ठीक है। उसके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सोचिए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी सिस्टम क्या होती है ना कि 1 ग्राम का, समझ रहे हैं, 1 ग्राम के सिस्टम के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितने हीट की आवश्यकता होती है ना, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी अलग था, वो पूरे सिस्टम का बढ़ाना है 1 टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या है 1 ग्राम का, समझ रहे हैं, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितना हीट की हमें आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं किया, हमको तो हर बार एक ही 1 ग्राम ही लेना है ना। तो ये सिस्टम है, सिस्टम में कहीं से 1 ग्राम ले तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए तुमको सीमित हीट चाहिए ना, समझे आप लोग। हमारे पास कोई भी बॉडी है, बड़ी बॉडी हो या छोटी बॉडी हो, उससे क्या मतलब है, हमको तो उसका 1 ग्राम का ही तो इंक्रीज करना है ना। तो 1 ग्राम का हमको मान लीजिए 1 ग्राम का इंक्रीज करना हो, छोटी बॉडी से 1 ग्राम का इंक्रीज करना हो, तो सिस्टम बॉडी सेम है, बस उसका साइज डिफरेंट है, और उसका हमको 1 ही ग्राम का इंक्रीज करना है। तो 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हमको हीट की आवश्यकता है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ भी 1 ग्राम ले, चाहे यहाँ को 1 ग्राम ले, बात हमें तो उतना ही हीट चाहिए। तो इसलिए ये भी क्या है, क्वांटिटी पर तो डिपेंड किया नहीं, तो इसलिए ये भी क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब उसके बाद पीएच, किसी भी सिस्टम का पीएच बराबर होता क्या है, पीएच बराबर आप लोग पढ़े होंगे शायद, माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। ये सोल्यूशन पीएच इसी से निकालते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ गया ना, ये भी ओनली कंसंट्रेशन टर्म ही है, तो इसलिए ये भी क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक सोल्यूशन दिया गया है, उस सोल्यूशन का पीएच, मान लीजिए कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का पीएच 6 है मान लेते हैं। अगर मान लीजिए क्वांटिटी पर डिपेंड करता तो हम इसको 2 ग्लास ले लिए, ठीक, 1 ग्लास में डाल दिए, आधा इसमें डाल दिए और हाफ इसमें डाल दिया, आधा कर दिए। अगर बदलता है पीएच, इसको तो 3, इसका पीएच 3 हो जाना चाहिए, इसका पीएच 3 हो जाना चाहिए। मान लीजिए मैं इसका भी आधा कर देता, तो इसका पीएच, इसका आधा करता तो 2 ग्लास में मैं डाल देता, अगर इसको भी, इसका तो हाफ 1.5 पीएच जाता। तो अब देखिए सोल्यूशन को हम आधा करते जा रहे हैं तो उसकी एसिडिटी बढ़ती जा रही है, इतना एसिडिटी की आपकी बॉडी में गिरे तो आपकी बॉडी को क्या कर दे, पूरा पास कर जाएगी,
समझ रहे हैं? तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, ठीक। तो ये भी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। अब ऐसा नहीं है कि इसमें 6, इसका पीएच मान लीजिए 6 है, इसमें से 1 चम्मच उठा लिए तो उसका पीएच चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। आप इस चम्मच में उठाएंगे ना, उसका भी अगर आप मेजर करेंगे तो उसका भी पीएच 6 सही रहेगा, और नीचे जो सोल्यूशन पड़ा हुआ बीकर में ना, उसका भी सोल्यूशन कितना रहेगा, 6, पीएच कितना रहेगा, 6 ही रहेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी पे भी डिपेंड नहीं किया, इसलिए क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी सिस्टम की। अब मैं इरेज कर दूँ इसे। अब इसके बाद जो हमें स्टूडेंट जानना होता है ना, वो होता है स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल। स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल किसी भी सिस्टम का। स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल ये क्या होता है पहले से जान लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, एग्जांपल लेंगे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मेरे पास सिस्टम है, सिस्टम में मान लीजिए मेरे पास वाटर है, ठीक है। ये वाटर लिक्विड फेज में है, तो ये इसका क्या है, स्टेट है। लिक्विड फेज इसका क्या है, स्टेट है। तो किसी भी सिस्टम को स्टेट को डिफाइन करने के लिए, समझ रहे हैं, किसी भी सिस्टम को स्टेट को डिफाइन करने के लिए जिस पैरामीटर या जिस वेरिएबल की आवश्यकता होती है ना, उसी को ही हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। जैसे ये लिक्विड फेज में है, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, इसका प्रेशर भी होगा, इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, इसकी कुछ एनर्जी भी होगी। एनर्जी को ई या यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कुछ एंट्रोपी भी होगी, जिसको ये से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी गिब्स फ्री एनर्जी भी कुछ होगी, जो कि जी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सभी क्या है, ये एक पैरामीटर्स हैं, ये एक स्टेट वेरिएबल्स हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये जो सिस्टम है लिक्विड फेज में है, इसके स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक, टेम्परेचर को कम कर दिया, तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। वर्क नहीं होगा, सोचिए आप। तो क्या अब इस लिक्विड का स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो ये सभी भी क्या होंगे, ये भी चेंज हो गए होंगे। मान लीजिए डिग्री सेल्सियस हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका प्रेशर P1 हो गया होगा, इसका वॉल्यूम V1 हो गया होगा, इसकी एनर्जी चेंज हो गई होगी, इसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो गई होगी, इसकी एंट्रोपी भी चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो अब ये जो पैरामीटर्स हैं, अब ये डिफाइन कर रहे हैं कि सिस्टम किस स्टेट में है, आइस स्टेट में है, वो बर्फ बन गया है। ये जो पैरामीटर्स है ना, जो कि सिस्टम को स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं कि कोई लिक्विड फेज में है या कोई आइस स्टेट में है, इस पैरामीटर को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। समझे आप लोग? इसी पैरामीटर को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। समझे आप लोग? ऐसा करना हूँ स्टूडेंट कि काफ़ी सिंपल है, आप लोग इसे समझ गए होंगे कि स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन हम कहते किसे हैं, ठीक है। अब मैं सीरीज कर दूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद जो हमें जानना होता है, नेक्स्ट जो टॉपिक होती है वो होती है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। क्या होता है, इसे रीच करते हैं, ये किस लिए होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, या फिर ये मैं ये कह सकता हूँ टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स से कितने प्रोसेस होते हैं, आइए एक को
समझते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं सबको लिख लेता हूँ, इसके बाद एक एक को एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक। और दूसरा होता है आइसोबारिक प्रोसेस, ओके। लास्ट आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक। और एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एक लास्ट जो होता है साइक्लिक प्रोसेस होता है। ये होता है, इसे पहला क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस हम कहते किसे हैं वो जाने। तो स्टूडेंट, कोई भी प्रोसेस हो जिसमें टेम्परेचर क्या हो, एकदम कांस्टेंट, मतलब मैं डेल टी क्या हो, जीरो हो। कोई भी प्रोसेस हो जिसमें डेल टी क्या हो, जीरो हो। पूरी प्रोसेस में क्या हो, प्रोसेस के ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आप वर्ड से भी समझ सकते हैं, थर्मल, आइसो मतलब समान, थर्मल मतलब वही हीट टेम्परेचर क्या है, ठीक, कांस्टेंट है। तो इसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोबारिक आप लोग पढ़ेंगे, प्रेशर के जैसा लग रहा है ना, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस हम उसे कहते हैं जिसमें प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। समझ रहे हैं आप, कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। या फिर मैं डेल पी जब निकालूंगा तो जीरो ही होगा। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। समझे आप लोग आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें जो होता है चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या हो, चेंज ही न हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक। एडियाबैटिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें डीक्यू क्या हो, जीरो हो, मतलब हीट क्या हो, एक्सचेंज ही न हो, हीट क्या हो, हीट एक्सचेंज क्या उसमें जीरो हो, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। लास्ट साइक्लिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जो जहां से स्टार्ट हो, मान लीजिए कि यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कहीं जाकर फिर यहीं पर आ गया हो, जिसका इनिशियल एंड फाइनल स्टेज सेम हो, एक ही पोजीशन पर हो, उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। कोई जरूरी नहीं कि एकदम साइकिल में जाए, घूम के ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, मतलब एक साइकिल की तरह हो, मतलब जो उसका इनिशियल पॉइंट हो वहीं उसका क्या हो, फाइनल पॉइंट भी हो, एक साइकिल बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। समझे आप लोग। आइए ग्राफ से भी समझ लेते हैं। इसे ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ से भी आप समझते हैं। जैसे स्टूडेंट कि मैं P और V के बीच में ग्राफ बनाऊं, P और वॉल्यूम में, ठीक। अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें देखिए ये प्रेशर का है, तो ये लाइन क्या है, एकदम स्ट्रेट है, मतलब ये जो प्रेशर उसी प्रेशर पर ही जा रहा है, मतलब थोड़ा भी जैसे कि ऐसे नहीं हो रहा है या फिर ऊपर नहीं जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो ये होता है प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है इसके थ्रू, ठीक है। अगर नीचे जा रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एकदम स्ट्रेट जा रहा है तो मतलब क्या है,
प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक, तो मतलब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, समझे आप लोग। और कोई दूसरी लाइन ऐसे हो तो ये क्या शो कर रहा है कि वॉल्यूम क्या है, एकदम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम इधर लाइन कोई जाता तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होता, इधर लाइन आती तो इसको वॉल्यूम क्या होती, डिक्रीज हो रही होती। लेकिन क्या है, वॉल्यूम की लाइन क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम एकदम कांस्टेंट है, ठीक है। डेल वी क्या है, 0 है। तो बताइए जब प्रेशर कांस्टेंट हो, डेल पी 0 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस में हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। डेल पी इसमें क्या है, 0 है, ये क्या होगा, आइसोबारिक प्रोसेस, समझे कि नहीं आप लोग, ठीक। और उसके बाद जब जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट उसे क्या बोलते हैं, डेल वी मैंने 0 कर दिया, इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद एक आता है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो ऐसे होता है, और एडियाबैटिक ये होता है, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर डेल टी का मान क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, डेल टी क्या होगा, 0 होगा, समझे आप लोग। और ये क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें क्या होगा, डेल पी 0 होगा, समझे आप लोग। अब आप लोग से ये पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप ज़्यादा होता है या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप ज़्यादा होता है, तो आप कैसे बताएंगे इसमें किसका स्लोप ज़्यादा है, आइसोथर्मल प्रोसेस का, एडियाबैटिक का। देखिए हो सकता है कि आप बात भूल जाए, लेकिन मैं बताता हूँ एक सिंपल एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास एक बॉल है और यहाँ पर आप रखिए और छोड़ दिए, जिसमें बॉल फास्ट नीचे आए उसका स्लोप ज़्यादा होता है। तो आप देखिए किसमें बॉल फास्ट आएगी, इसमें, इसमें बॉल फास्ट आएगी, इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हुआ ग्राफ, समझ पाए आप लोग। देख लीजिए, ऑक्सीजन कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफ, और ये एडियाबैटिक के लिए, यहाँ प्रेशर 0 होगा, यहाँ पर टेम्परेचर 0 होगा। अरे सॉरी, एडियाबैटिक यहाँ पर क्यू, डी क्यू होगा बेटा, डी क्यू, ठीक है, एडियाबैटिक है, गलती से लिख देते डी पी, ठीक, क्लियर। यहाँ पर ये 0 होगा, भूल गए थे, डेल वी से होगा 0, ये लाइन आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, समझ पाए आप लोग ये क्या होता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक। इसमें अब इरेज करता हूँ। इसके बाद जो होता है स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसे भी इरेज कर देता हूँ। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में हटा लेता हूँ। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस हम कहेंगे किसे, पहले समझते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, पहले मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल है, तो उसमें हम एग्जांपल समझ के ठीक समझते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि फिल्मों में आप जो चोर होते हैं, जो कहीं चोरी करने जाते हैं अच्छी अच्छी फिल्मों में, तो आप देखेंगे छत से जो होता है ना, जब जंप करते हैं नीचे, मान लीजिए कि बिल्डिंग है, ठीक है, और जब ऊपर से आते हैं तो वो ब्लैक कलर का कुछ होता है, रबड़ लाइक जो अपने पीछे पर बांधे होते हैं, उसके बाद जंप करते हैं, चाहेंगे तो इस बिल्डिंग में चले जाएंगे, चाहेंगे तो इस बिल्डिंग में, चाहेंगे तो इसमें, चाहेंगे तो इसमें चले जाते हैं, ठीक, उनकी मर्जी, वो चाहे जिसमें चला जाए। अगर मान लो यहाँ से जंप किए और उनके पास ये
रस्सी ही ना हो, एक पीछे रबड़ लाइक जो होता है हो ही नहीं, तो सीधे नीचे आएंगे ना। समझ रहे हैं आप लोग? मैं फिर से बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर आप मान लीजिए कि जो पहाड़ पर चढ़ते उन्हें देख लीजिए, रस्सी बांध के चढ़ते हैं, या फिर उतरते तो रस्सी बांध के उतरते हैं। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ आप समझिए कि क्या होता है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना स्टूडेंट, रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है ना, इसमें कोई प्रोसेस जो होता है इनफाइनाइट स्टेप में होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऊपर से नीचे उतर रहा है, मान लीजिए किसी बिल्डिंग से कोई नीचे उतर रहा है या फिर किसी पहाड़ से नीचे उतर रहा है, तो वो रस्सी बांध के एक एक कदम स्टेप बाय स्टेप ऐसे जंप करके देखेंगे आप लोगों, तो उतरता जाता है। तो मतलब क्या है, उसमें कुछ स्टेप हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन वही डायरेक्ट कूद जाए, छत से पहाड़ से डायरेक्ट नीचे कूद जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जो स्टेप बाय स्टेप होता है प्रोसेस ना, उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पिस्टन है, ठीक है, एक पिस्टन है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे सैंड पार्टिकल रखा हुआ है, बहुत सारे सैंड पार्टिकल रखा हुआ है। मान लीजिए एयर प्रेशर P1 है, इधर P2 है। अब दोनों प्रेशर इसमें मान लीजिए कि सेम है, तो जब प्रेशर सेम होगा तो ये पिस्टन रुका रहेगा। ठीक, मान लीजिए कि ये किसी ने सैंड पार्टिकल को मैंने हटा दिया, तो ऊपर का प्रेशर थोड़ा कम हो गया, हुआ ना, तो नीचे का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। मान लीजिए इतना ऊपर गया, उसके बाद फिर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का प्रेशर जो था P1 था, P1 से चेंज हो गया, P डैश हो गया होगा, ये भी चेंज हो गया P2 डैश, मान लीजिए P1 डैश और P2 डैश हो गया होगा। ठीक है, मान लीजिए इस पोजीशन पर आने के बाद फिर मैंने सैंड पार्टिकल को हटा दिया, तो फिर कुछ ऊपर जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर गया, अब यहाँ पर प्रेशर मान लीजिए P डबल डैश हो गया और इसका P2 डबल डैश हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि फिर एक मैंने सैंड पार्टिकल को हटाया, तो फिर प्रेशर ऊपर जाएगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा, और जिससे प्रेशर दोनों इक्वल होगा फिर वहीं पर रुक जाएगा। तो इसमें क्या हो रहे हैं, स्टेप हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक एक सैंड पार्टिकल हटा रहे हैं, तो एक एक स्टेप हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये हुआ कि मान लीजिए कि एक पिस्टन है, ठीक, और इस पर कुछ सैंड पार्टिकल रखे हुए हैं, और पिस्टन अच्छा बना हुआ है, ऐसा पिस्टन, ऐसा पिस्टन। ठीक है, अब इस पर बहुत सारे सैंड पार्टिकल रखे हुए हैं, मान लीजिए इस कंडीशन ये P1 है, P2 है, और बहुत सारे सैंड पार्टिकल रखे हुए। हम सभी को फट से एक ही बार में हटा दिए, सब क्या करेंगे, एक ही बार में हटा दिए। तब बताइए इसमें कोई स्टेप हुआ, फट से इसका प्रेशर क्या हुआ, लो होगा ऊपर का, और एक पिस्टन यहाँ जहाँ जाना होगा जाके रुक जाएगा एक ही स्टेप में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। समझे आप लोग? ये हुआ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और एक नोट पॉइंट लिख लीजिए कि इसमें जो होता है, जो P एक्सटर्नल होता है ना, PXT लिख दूँ तो अच्छा लिखूँ, PEXT, P एक्सटर्नल जो होता है ना, वेरिएबल होता है, वही करता जा रहा है। देखिए यहाँ पर हटाया तो कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ, वही कह रहा है। यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, वैरी करता है, वेरिएबल वैरी करता है। और यहाँ पर देखिए एक ही बार हटाएं और P क्या हुआ, एकदम मतलब कि पूरा जितना प्रेशर था उतना एक ही बार में लग गया। तो यहाँ पर P ना कांस्टेंट लाइफ फील करेगा, यहाँ पर क्या होगा P, यहाँ पर जो P एक्सटर्नल होगा ना वो कांस्टेंट होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रोसेस कांस्टेंट होता है, सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है, और रिवर्सिबल जो होता है इसमें क्या होता है, वेरी करता रहता है, वेरिएबल्स होता है एक्सटर्नल प्रेशर। क्या आप लोग समझ पाए? रिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस में हम कोई भी प्रोसेस करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें जो स्टेप होते हैं इनफाइनाइट स्टेप हो सकती हैं, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, ठीक है। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें एक ही बार में फट से जो कि एक ही स्टेप में पूरा
प्रोसेस हो जाएगा। ये फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, और ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। इसमें इनफाइनाइट स्टेप हो सकते हैं, बहुत सारे स्टेप होंगे, ठीक है। अब ऐसे पार्टिकल को हटाते जाएंगे तो ये तो बड़ा बड़ा पार्टिकल बनाया ना, मान लीजिए बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होगा तो हटाते रहेंगे खूब, बहुत लंबा टाइम लगेगा। और इसमें क्या है, एक ही बार फट से उठा लिए तो क्या हो गया, प्रोसेस फास्ट हो गया और एक ही बार में हो गया, और ये स्लो हुआ। तो इसमें इनफाइनाइट स्टेप होते हैं और इसमें एक ही स्टेप होते हैं। तो क्या आप लोग समझ पाएँ कि रिवर्सल प्रोसेस में क्या होता है और इरिवर्सल प्रोसेस में क्या होता है? क्या आप लोग कल्पना कर पाए ना किसे कहते हैं? इतना ही सफिशियंट है, ठीक है। रिवर्सल प्रोसेस कहते किसे हैं और इरिवर्सल प्रोसेस किसे कहते हैं, तो इतना सफिशियंट है, ठीक है। सुनाओ स्टूडेंट, इसके बाद जो हमें पढ़ना होगा वर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना काफ़ी और अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे जो कि जेईई और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर इसमें जो एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जेईई और नीट में, वहाँ से भी, ठीक है। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ देंगे विच वन इज एक्सटेंसिव या फिर इंटेंसिव, कोई पूछ लेंगे, उसमें एक एक्सटेंसिव दे देंगे, बाकी सभी इंटेंसिव एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक। तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सुनाओ स्टूडेंट, आज यहीं तक, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग मन से पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।